कि हम ये जो है ये असली मुसलमान है ही नहीं, असली इस्लाम तो हम लाना चाहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी तो करप्ट है, इनएफिशिएंट है और रिप्रेसिव है, और इसको हम निज़ाम मुस्तफ़ा जिसे कहना चाहिए, जो असली ज़ियाउल हक का ख्वाब था, उसको तो हम ही पूरा कर सकते हैं। तो जी ये लोग हालात बहुत खराब है और जी कंट्रोल से बाहर है, सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया है। वहाँ की दोनों नेशनल असेंबलीज जो हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे पश्तून मेजॉरिटी है, पश्तून डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे, और फिर उसके बाद बलूचिस्तान में, इन दोनों जगह नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। सब रीजनल नेशनलिज्म दोहरी चाल है। एक तरफ तो ये अमेरिका को खुश करना चाहते हैं उससे वेपन खरीद के कि भाई हमें वेपन दीजिए, अब अपने को जोड़ रहे हैं, मिलिट्री अलायंस बढ़ा रहे हैं, अपना मिलिट्री कॉपरेशन उनके साथ जो काफी पुराना है। और दूसरी तरफ ये चाइना के कहने पे इन्हीं शुरू किया ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ कमर आगा साहब मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद। जी नमस्कार। सर, पाकिस्तान ने अभी बीते दिनों एक नया मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था, या यूं कहें कि रीलॉन्च किया था, क्योंकि 2014 में भी इसे कसम का ज़र्ब-ए-आज़म नाम से मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें बहुत सारा ह्यूमन राइट वायलेशन भी हुआ है। एक बार फिर से अज़्म-ए-इस्तिकम नाम से ये मिलिट्री ऑपरेशन बिना किसी तैयारी के लॉन्च किया गया बहुत जल्दी में, और कहा ये भी जा रहा है कि चाइना के प्रेशर में ये मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया। बीते बुधवार को जो बलूचिस्तान है उसके गृह मंत्री ने ये आरोप लगाया कि जो टीटीपी है और बीएलए है, ये सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इनको फंड करने वाला भारत है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने अमेरिका से छोटे हथियार और ये सब मांगने की बात की है कि हमें सपोर्ट किया जाए, हम आतंकवाद और इस सब से लड़ने की कोशिश करें। सर, आप ये इतनी जल्दी में ये जो सब किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि टीटीपी बहुत मजबूत हो रही है, बीएलए भी काफ़ी मजबूती से सामना कर रही है, लगातार ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी पकड़ती जा रही हैं। अंबर कई चीजें हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ के हालात बहुत खराब है और जी, कंट्रोल से बाहर है, सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गया है। वहाँ की दोनों नेशनल असेंबलीज जो हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे पश्तून मेजॉरिटी है, पश्तून डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पे, और फिर उसके बाद बलूचिस्तान में, इन दोनों जगह नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। सब रीजनल नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है, और ये पहले भी आजादी की बात करते थे, अब ये बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान ने इनको जोड़ने का तरीका सोचा था इस्लाम के नाम पे कि इनको जोड़ देंगे, और इनको मिलिट्री ट्रेनिंग ये वो, उस वक्त का जो सेकुलर मूवमेंट था जिसको बादशाह खान ने वहां खड़ा किया था, उसको इन्हीं ने खत्म करा के ये इस्लामिक मूवमेंट आया। अब जब इस्लामिक मूवमेंट आ गया, वो फिर से वही बात करने लगा। और जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी है, तालिबान जो है अफगानिस्तान के, वो डूरन लाइन जो बॉर्डर की लाइन है उसको नहीं मानते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये लाइन सर डूरन ने खींची थी, बॉर्डर बनाया था सेकेंड एंड थर्ड अफगान वॉर के बाद, एंग्लो अफगान वॉर जो थी जिसमें अफगानिस्तान हार गया। तो ये पार्ट बेसिकली पश्तून का था, जो पाकिस्तान यानी उस समय अर्सवाइल इंडिया से जोड़ा गया था, पार्टीशन कर दिया था। अब वो दोबारा से मिलना चाहते हैं, ये एक ही लोग हैं, एक ही भाषा है, एक ही कल्चर, एक ही खान पान। दूसरे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं बनना चाहता था। बलूचिस्तान अपनी अलग हुकूमत चाहता था, वो चाहता था कि जो अरेंजमेंट चल रहा है वो चले या हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाए। बुख्ती, अकबर बुख्ती की फैमिली यानी बुख्तीज थे, और दूसरे जो वहाँ के नवाब और रूलर्स थे, वो सब कोई नहीं चाहता था पाकिस्तान के साथ जुड़ना। उसको जबरदस्ती इन लोगों ने ऑक्युपाई किया, और फिर उसके बाद अब वो इन दोनों जगह, क्योंकि हमेशा से बहुत स्ट्रांग अपोजिशन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हमेशा इन्हीं ने टाइम टू टाइम आर्मी का इस्तेमाल किया, उसको सप्रेस किया। वहाँ
खैबर पख्तूनख्वा जिसको हम लोग पहले कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसके लीडर बादशाह खान होते थे, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। एब्सोल्युटली। तो ये एरिया कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, न रहना चाहता था। अब ये बिल्कुल, लेकिन फिर उसके बाद ये कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने इसको अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। इतना ज्यादा दमन हुआ वहां पे लोगों का, न डेवलपमेंट किया न कुछ किया, और इनका इस्तेमाल किया। जबकि बलूचिस्तान में बहुत रिच, सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है, गैस है और बहुत से मिनरल्स हैं उनके यहाँ, और लेकिन वहाँ के लोग इतने गरीब हैं। फिर दूसरी बात ये, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, वो उससे और बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बड़ी संख्या में लोग बाहर से आके बस रहे हैं। सबसे बड़ा प्रांत है और पॉपुलेशन कम है, बड़ी संख्या में बाहर के लोग आ रहे हैं जो चाइनीज बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लाए हैं, उनके उनके आने की वजह से और वहाँ यूथ नाराज है, लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलती। पश्तून मजदूर लाए जाते हैं वहाँ पे, पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, और चाइनीज जो हायर टेक्निकल क्लास है वो वहाँ से आता है सब। और टेक्नीशियंस भी उनके लेबर से ऊपर वाले, वो सब चाइना से लेके आते हैं, और जी। उनकी जमीनों पे कब्जा हो रहा है। वहां पे बड़े बड़े इनके सेटलमेंट चाइनीज के बन रहे हैं, जहाँ पे लोकल लोगों को जाने की भी इजाजत नहीं है। तो इन सब के चलते हुए वहां पे बहुत आक्रोश है लोगों के, काफी गुस्सा है, उसकी वजह से ये मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया है। जी। सर ये बात हम जानते हैं कि जो हम बीएलए की बात करें या टीटीपी की बात करें, इनको बढ़ावा देने वाला भी कहीं न कहीं पाकिस्तान है, ख़ास तौर से टीटीपी। लेकिन जिस तरह से ये मूवमेंट तेज़ी पकड़ता जा रहा है और इसी सब के बीच वेडनेसडे को जो बलूचिस्तान है जो पाकिस्तान का सूबा के तहत जो सरकार है वहाँ पे सूबे की, उसके गृह मंत्री ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इन बीएलए हो, टीटीपी हो, इन सबको फंड करता है इंडिया और इंडिया को उन्होंने एक इंटरनेशनल टेररिस्ट नेशन भी मेंशन किया। भारत पे लगातार इस तरह का इल्ज़ाम आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो ये टेररिज़्म से लड़ने की बात करते हैं, भारत तो कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहा। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का इल्ज़ाम सो ये 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 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वो वाली मिसाल है भाई। इससे पहले भी वहां एक बार मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, जरबे 2014 में अज़। जी। जी, नहीं नहीं, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये तीसरा दूसरा था वो। हाँ, जी, जिसको 2014 में ज़रबे अज़ब सर, ये अब हाँ, 2024 में हुआ है। जी एब्सोल्युटली। जी, जिसको जनरल परवेज मुशर्रफ आई थिंक वो थे वहां पे। जी। 70,000 लोग मिसिंग है उसके, पता नहीं कितने लोगों को मारा इन लोगों ने। अब ये नया लेके आए हैं इससे काम, इससे क्या ये कुछ इनको मिल जाएगा, जीत लेंगे, सप्रेस कर पाएंगे? आर्मी की जो थिंकिंग होती है वो यही होती है कि दबा दो, आर्मी डिप्लॉय कर दो। आर्मी से आर्मी से मसले नहीं हल होते। अगर ऐसे ही हल होते तो फिर तो अंग्रेज आज यहाँ बैठे होते, यूरोप में भी तमाम कॉलोनी उसी तरह बनी रहती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे ना तो डेवलपमेंट हुआ, ना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बड़े हैं, ना अच्छे अस्पताल हैं वहां पे, ना कोई बड़ी फैक्ट्रियां हैं उन जगहों पे। तो कैसे वहां पे काम होगा? अब चाइना आ गया है, चाइना की वजह से और बड़ी मुश्किल आ गई है। अब लोग ये 21st सेंचुरी है, डिजिटल एज है, वो रोजाना 24/7 न्यूज देख रहे हैं। उनके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, वो देख रहे हैं कि भाई कितना डेवलपमेंट हो रहा है पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, बगल में हिंदुस्तान में, और हम अभी भी वही ट्राइबल सेटअप में पड़े हुए हैं। जी। तो ये है, ये सोचते हैं कि धर्म के नाम पे पहले सोचा था, लेकिन वो भी बैकफायर कर गया। अब दोबारा से इन्हें लेके आए पर हैं ये नया टीटीपी ने आइडिया। पाकिस्तान को कह दिया कि आप इस्लाम के जो कायदे कानून है उस पे नहीं चल रहे। टीटीपी ने पाकिस्तान को एन इस्लामिक घोषित कर दिया। ये हुआ ये कि टीटीपी अब ये कह रही है कि हम ये जो है, ये असली मुसलमान है ही नहीं, असली इस्लाम तो हम लाना चाहते हैं। पाकिस्तानी आर्मी तो करप्ट है, इनएफिशिएंट है और रिप्रेसिव है, और इसको हम निजाम मुस्तफा जिसे कहना चाहिए, जो असली ज़ियाउल हक का ख्वाब था, उसको तो हम ही पूरा कर सकते हैं।
तो जी। ये लोग बहुत फेरोशियस हैं, नंबर 1। ये फाटा का जो एरिया है, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, वहीं के हुँ। हैं ये लोग, ज़्यादातर टीटीपी में, और वो लोग जो निकले हैं, मशहूद ट्राइब से हैं, जो एक ज़माने से इसने अंग्रेज़ों से भी बड़ी लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद पाकिस्तान से भी बराबर उनका रहा। फिर अंग्रेज़ों ने इनको ऑटोनोमस डिक्लेयर ऑटोनॉमी दे रखी थी वहाँ पे, इन्हीं ने अब उनकी ऑटोनॉमी भी ख़त्म कर दी। तो ये इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर या मिलिट्री ऑपरेशंस, इनसे मसले नहीं होते। पाकिस्तान बहुत बड़ी क्राइसिस में है, और इस वक्त एक तरफ तो इतनी सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है, उनके पास दोबारा उन्हें अब जरूरत पड़ रही है फंड्स की, फॉरेन फंडिंग की, और उनके पास डॉलर जो है वो शायद 3 महीने के फॉरेन रिजर्व बचे हैं, और वो फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के चक्कर लगा रहे हैं, और अमेरिका आसानी से देता नहीं। अमेरिका तो, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, ये अमेरिका का इन पे वर्चस्व है, सब ज्यादा शेयर अमेरिकन है उसके अंदर। तो वो तो तभी देंगे जब अमेरिकन आप इंटरेस्ट जो है उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाएं। और पाकिस्तान ने अपने को टोटली अलाइन कर लिया है चाइना से, और चाइना जो कहता है इनको करना पड़ता है, इतना ज्यादा कर्जे में जकड़े में है। भाई देखिए, पाकिस्तान को बनाया था अंग्रेजों ने, उनके जो इंटरेस्ट थे उनको सर्व करने के लिए। मुसलमानों का मूवमेंट जरूर था, उसको उन्हीं ने मदद दी, और एक ये पाकिस्तान का गठन किया। पाकिस्तान का सर्वाइवल तभी तक है जब तक कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के इंटरेस्ट को प्रमोट करता रहे। लेकिन मुश्किल ये है कि वो कोई इसको बिलियंस ऑफ डॉलर हर महीने तो दे नहीं सकते। करप्शन इतना है, सेना सब खा जाती है, कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या इस किस्म की कोई चीज वहां होती नहीं। जो कुछ होता है डेवलपमेंट, वो पंजाब में केवल होता है। पंजाब में भी अब क्राइसिस है, मानसून इरेटिक होने लगी है, कभी ज्यादा पानी बरस रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, तो कभी सूखा पड़ रहा है। पूरा पंजाब और उसका जो एग्रीकल्चर एरिया था, सिंध का थोड़ा सा, और दूसरी जगहों का, वो बड़ी क्राइसिस में है इस वक्त। तो वो भी इनकम बहुत कम हो गई है। और फिर जो वो आया था पेंडेमिक, कोरोना के चलते हुए जो 2 साल, उसकी बड़ी प्रॉब्लम आई। जी। तो बहुत सी चीजें हैं, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना नहीं है वहाँ, पाकिस्तान में कोई लाने पे, इन्वेस्ट करने पे नहीं तैयार है। इसी के आए दिन तो वहाँ आपस में इन लोग की मिलिटेंट ग्रुप की भी लड़ाइयाँ रहती हैं, फिर मिलिटेंट ग्रुप भी ऑपरेट करते रहते हैं, कभी वो माइनॉरिटीज के खिलाफ, कभी क्रिश्चियंस, कभी सिख, कभी गुरुद्वारे पे अटैक, तो कभी कहीं, ये इन माहौल में कौन आएगा इनके यहाँ। जी सर। लेकिन सर एक ये बात है कि उन्होंने जल्दी-जल्दी में ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मिलिट्री जो है ये अनाउंस तो किया, लेकिन ये बात भी साफ़ हो जाती है कि पाकिस्तान की कोई भी तैयारी नहीं थी इस मिलिट्री ऑपरेशन को करने की, क्योंकि जो मसूद खान है पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में, उन्होंने जो हेल्प माँगी है छोटे हथियारों के लिए कि हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए छोटे हथियार देकर मदद की जाए। तो सबसे पहली बात तो अमेरिका क्यों ही करेगा बिना किसी इंटरेस्ट के उनकी ये मदद। और ये चाइना के प्रश्न में इन्होंने ये कहीं न कहीं मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस किया, और ये सब जब बात रिपोर्ट पब्लिकली मीडिया में डिस्कस होने लगी, तो चाइना ने इससे अपना पल्ला भी झाड़ लिया कि हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, वो खुद से कर रहा है। सर इसके पीछे का उद्देश्य हम क्या समझ सकते हैं? क्योंकि इससे पहले जो ज़रब-ए-अज़ब हुआ था उसमें बड़ी स्तर पर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ, और इस बार भी ये जो इसका टारगेट एरिया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये बलोच वाला जो इलाका है, ये रखा गया है। देखिए, मकसद यही है इन तत्वों को सप्रेस करना, खत्म करना, हमेशा के लिए दबा देना। मैसिव ब्लो जिसे कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि चाइना पिछले दिनों से बहुत नाराज है, क्योंकि कई एक उसके वर्कर्स जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम कर रहे थे, उनकी हत्याएं हुई। उनका प्रेशर लगातार पड़ा हुआ था कि भाई आप इसको कंट्रोल कीजिए, नहीं तो हमें इजाजत दीजिए, हम अपने ट्रूप्स लाएं। हालांकि उनके भी ट्रूप्स वहां पे कुछ मौजूद हैं, सुना। और फिर उसके अलावा ये है, ये इनकी दोहरी चाल है। एक तरफ तो ये अमेरिका को खुश करना चाहते हैं उससे वेपन खरीद के, कि भाई हमें वेपन दीजिए, अब अपने को जोड़ रहे हैं, मिलिट्री अलायंस बढ़ा रहे हैं, अपना मिलिट्री कॉपरेशन उनके साथ जो काफी पुराना है।
और दूसरी तरफ ये चाइना के कहने पे इन्होंने शुरू किया ही ये आजमा। तो इस तरीके से दोनों को वो खुश करना चाहते हैं और पाकिस्तान ने भी उनके लिए काफी सख्तियां लगाई हैं, बहुत सी डिमांड्स रखी हैं। उनके साथ इलेक्शन तक को उन्होंने कहा है कि ये रिग्ड इलेक्शन है, उसके ऊपर वो कमेटी का गठन और ये सब उनके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसका एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। वो ये न बहुत बीच में फंसे हुए हैं, इनकी कुछ समझ में नहीं आता। चाइना को ये छोड़ नहीं सकते, अमेरिका के साथ अलाइन नहीं कर सकते, अमेरिका को ये पसंद नहीं कि आप चाइना के साथ पूरी तरह मिलके रहें, और वो तो इनके लिए इनके पास कोई बहुत वो बचा नहीं है ऑप्शंस। आर्मी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सिवाय ह्यूमन राइट्स वायलेशन होंगे, लोग मरेंगे, बेगुनाह लोग ज्यादातर मरेंगे इसमें, और इनको टीटीपी वाले या बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग तो मिलेंगे नहीं। और उसके बाद फिर और बड़ा मूवमेंट वहां पे खड़ा होगा, क्या होगा ये कहना मुश्किल है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, वही चीज दोबारा अब हो रही है। दूसरी बात ये कि टीटीपी पे अगर ये कर रहे हैं तो वहां की जो कट्टरपंथी मजहबी जो ताकतें हैं वो भी इनसे नाराज हो जाएंगी। खासतौर से जमातुल उलमा इस्लाम जो है, फजल ग्रुप, ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बड़े घने रिश्ते हैं, दोनों देवबंद से ताल्लुक रखते हैं और दोनों का रिश्ता जो है अफगानिस्तान की भी तालिबान से भी है। वो हमेशा से कहते थे कि मसालेहत यानी बातचीत से मसलों को हल करो, इसकी बात नहीं। उनके कांटेक्ट टीटीपी से भी है, उनकी रिस्पेक्ट भी है टीटीपी में भी, और फिर दूसरी तरफ तालिबान में भी वो। और सबसे बड़ी जमात यही है वहां पे, सबसे पावरफुल जो ग्रुप है जो सपोर्ट करता है वहां की सेना को। तो ये भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी आने वाले वक्त में आपको नजर आए। जी। सर ये जो ऑपरेशन का नाम है अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन, इसका मतलब ये होता है स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम मतलब स्टेबिलिटी। पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, लेकिन होगा क्या इससे स्टेबल पाकिस्तान हो पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ़ ये सिर्फ़ सिक्योरिटी क्राइसिस ही नहीं है, या फिर इस तरह के जो ये नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही है। तो क्या अज़्म इस्तेहकाम से पाकिस्तान हो पाएगा इस्तेहकाम? नहीं, ये इनस्टेबिलिटी है और ये बहुत मुश्किल है इसको करना। देखिए ये इनस्टेबिलिटी एक वजह से और बढ़ी है, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। कीमतें हर चीज की इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतना इन्फ्लेशन है जिसकी कोई इंतहा नहीं, जॉब्स क्रिएट हो नहीं पा रही। फॉरेन फंडिंग आती है, लेके आते हैं ये 3 महीने के बाद फिर इनको जरूरत पड़ जाती है, वो सब आधा आर्मी खा जाती है, कुछ इधर उधर सब करप्शन जाता है। तो इस तरह कैसे चलेगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी कहा आ नहीं रहा है, कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने पे नहीं तैयार है। और अब यह है कि सऊदी अरेबिया और यूएई भी बहुत ज्यादा जो इनको टाइम टू टाइम पैसा दे देते थे वो इंटरेस्टेड नहीं है। बीच में ये आया था कि यूएई और सऊदी कुछ इनके बड़े जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनको टेक ओवर करने की वो लोग बात कर रहे थे, लेकिन उनको ये लग रहा है कि इन हालात में जहाँ इतनी इनस्टेबिलिटी फैल रही है, इन्वेस्ट करना कोई सेंस नहीं है, तो वो भी नहीं, मुश्किल होगा। अच्छा, जब ज्यादा क्राइसिस खड़ी होती है, जो पाकिस्तानी लेबर है अरब देश में जो काम करता है वो काफी पैसा भेजता है हर साल, कई बिलियन डॉलर, यानी 15-20 से भी ज्यादा बिलियन डॉलर। वो भी पैसा भेजना कम कर देता है, वो ब्लैक से भेजने लगता है। उसको डर रहता है कि बैंक का फेल ना हो जाए, तो वो हुंडी और वो सब जो दूसरे मेथड्स हवाला। हैं उनका इस्तेमाल, हवाला, जी, हुंडी और ये सब बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो उसका फायदा स्टेट को नहीं होता ज्यादा। जी। हालात बहुत खराब हैं। और जब तक आर्मी है, मैं नहीं समझता आर्मी संभाल पाएगी किसी सूरत से, और वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं दरअसल। रिग्ड एब्सोल्युटली। इलेक्शन था, जो इलेक्शन लोग जीते हैं, जो लीडर्स आए हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो खुद इतने करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं, तो आम जनता का उन पे भी भरोसा नहीं, आर्मी का भरोसा खत्म हो चुका है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत है, वो जेल में, जी, और उनसे आर्मी कभी कंप्रोमाइज करेगी नहीं। तो इन बिल्कुल। और हालात में
इस हालात में पाकिस्तान का भविष्य जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है क्योंकि जो मिलिट्री है वो अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए भारत दुश्मनी और जो सिक्योरिटी क्राइसिस है उनको क्रिएट करके बनाए रखना चाहती है और पाकिस्तान में डेवलपमेंट के नाम पर कुछ कभी हुआ ही नहीं तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी बने रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।